हेलो स्टूडेंट, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे साथ इकोनॉमिक्स की क्लास में। आज हमारा जो टॉपिक रहने वाला बेटा जी वो रहने वाला है इंडियन इकोनॉमी से कंपैरेटिव स्टडी, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान। तो चलो, आज की वैसे कोई कोटेशन नहीं है, नो कोटेशन है आज, क्योंकि ये मैंने इसलिए फिल छोड़ा है ताकि आप कमेंट करके मुझे कोई अच्छी सी कोटेशन बताओ ताकि मैं यहाँ पे उसको ऐड कर सकूं। तो चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं अब हम अपनी कंपैरेटिव स्टडी। तो चलो बेटा जी जल्दी से स्टार्ट करते हैं कंपैरेटिव स्टडी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं चाइना के बारे में, जिसे हम चाइना कहते हैं। तो चाइना हमारा जो एस्टेबलाइज हुआ, ठीक है, वो 1949 में एज अ रिपब्लिक कंट्री के रूप में क्या हुआ, एस्टेबलाइज हुआ। ओके, एंड अगर मैं इसके कल्चर के बेस पर बात करूं, ठीक है, हिस्टोरिकल, तो इसका आपको मैं बता दूं, हिस्टोरिकल जो बैकग्राउंड है इसका वो यही है कि ये 1949 में क्या हुआ, आजाद हुआ। और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में इसके अगर कल्चर की मैं बात करूं तो कल्चर के अकॉर्डिंग ये सबसे ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन कंट्री है, मतलब सबसे पुराने जो सिविलाइजेशन पाए गए हैं अभी तक वर्ल्ड में वो चाइना में ही पाए गए हैं। उसके बाद करीब करीब 6 मिलियन ईयर्स पहले, ओके, एंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन कंट्री है। अगर पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग में देखूं तो लार्जेस्ट कंट्री है पॉपुलेशन में वर्ल्ड के अंदर। वहीं अगर मैं बात करूं इसके लैंग्वेज के भी आप पे, तो सिनो तिब्बतन लैंग्वेजेस यहाँ पे बोली जाती है। देन इन्हीं लैंग्वेजेस की बहुत सारी डायलेक्ट्स भी बोली जाती है यहाँ पर। और ये सिचुएटेड है आपका कहां पर, ज्योग्राफिकली अगर मैं इसको देखूं तो ये सिचुएट है कहां पे, ईस्टर्न एशिया में। और हाँ, एक बात और बता देता हूं, पैसिफिक जो ओशियन है वो इसको बाउंड करता है, मतलब घेरता है। क्लियर? तो ये चाइना का था थोड़ा सा। उसके बाद हम बात करें अगर इंडिया की, तो इंडिया हमारा 1947 में क्या हुआ, एक इंडिपेंडेंट कंट्री बनी, ठीक है। उसके बाद नियरली 200 ईयर्स अगर मैं बात करूं इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की, तो कम से कम 200 साल तक ब्रिटिश लोगों ने इस पे क्या करा, राज करा है। एंड हिंदू कंट्री है ये, ऑल्सो मैनी रिलीजन्स, हिंदू कंट्री होने के बाद भी यहाँ पे और बहुत सारे धर्म क्या है, रहते हैं या माने जाते हैं। ओके भाई, अगर मैं बात करूं तो हिंदी इंग्लिश इसमें मान सकते हो आप, एक तरीके से ऑफिशियल लैंग्वेज मान सकते हो आप, ठीक। लेकिन वहीं अगर मैं बात करूं तो और भी बहुत सारी डायलेक्ट्स और भी अलग अलग लैंग्वेजेस यहाँ पे बोली जाती है इंडिया के अंदर। ओके, और ये चीजें आपको ऑलरेडी पता है, ठीक। एंड सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है वर्ल्ड की पॉपुलेस कंट्री में, मतलब चाइना के बाद जो पॉपुलेशन में कंट्री आती है दूसरे नंबर पे वो हमारा इंडिया ही आता है। ओके, और सिचुएटेड कहां पर है, साउथ एशिया में। और आपको इतना पता होना चाहिए कि इसे इंडियन ओशियन साउथ में इसे क्या करता है, कवर करता है, ठीक है। और नॉर्थ की साइड से हिमालय इसको कवर करता है। ये इतना थोड़ा सा और ध्यान रखना ज्योग्राफिकली। तो ये इंडिया था। अगर मैं वही बात करूं पाकिस्तान की, तो आपको पता ही होगा कि पाकिस्तान भी हमारे साथ साथ ही आजाद हुआ था 1947 में, हमसे एक दिन पहले। जैसे कि लाइक हमारा पाकिस्तान 14 अगस्त को आजाद हुआ था और इंडिया तो आपको पता ही है 15 अगस्त को। तो ध्यान रखना 1947 में 14 अगस्त को ये आजाद हुआ। कहां से, इंडिया के अंदर से ही ये क्या हुआ, निकला। क्लियर? ओके, वहीं अगर मैं बात करूं तो ये मुस्लिम कंट्री है, ठीक है, यहाँ पे सारे के सारे मुस्लिम धर्म रहते हैं। उसके बाद उर्दू और इंग्लिश यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है। एंड 6th लार्जेस्ट पॉपुलस कंट्री है वर्ल्ड में, 6ठे नंबर पे सबसे ज्यादा पॉपुलेशन में इसकी काउंटिंग आती है। एंड सिचुएटेड कहां पर है, साउथ एशिया में। तो ये कुछ बेसिस है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बेस पे, कल्चर के बेस पर, ठीक है, और पॉपुलेशन और लैंग्वेज एंड साथ में ज्योग्राफिकल बेस पे मैंने आपको कुछ थोड़े से, ठीक है, कंपेयर करके दिखाया तीनों कंट्रीज को। क्लियर? ये थोड़ा ही है। अब हमें जो पढ़ना है मेन वो है हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कि इन तीनों कंट्रीज ने किस तरीके से अपना इकोनॉमिकल डेवलपमेंट किया। ओके, तो अब जल्दी से वो स्टार्ट करते हैं क्योंकि वो ही इंपॉर्टेंट है, उसमें से पेपर में आना है। ओके, तो चलो बेटा जी जल्दी से स्टार्ट करते हैं अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन तीनों का। ओके, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, फिर गुड। अब चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। 12 seconds later. तो चलो बेटा जी जल्दी से देख लेते हैं इनके इकोनॉमिक डेवलपमेंट कि किस तरीके से हमारे चाइना ने, हमारे पाकिस्तान ने डेवलप किया अपने इकोनॉमी को। ओके, क्योंकि देखो इंडिया का तो आपको पता ही है कि इंडिया ने किस तरीके से किया, और फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बता दूंगा वीडियो के एंड में कि इंडिया ने किस तरीके से डेवलपमेंट किया। फिलहाल हम सबसे पहले पढ़ेंगे चाइना ने किस तरीके से अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट को किया, ठीक है, जब वो रिपब्लिक हुआ उसके बाद। तो अगर मैं आप सबसे पहले बात करूं तो 1958 में हमारे चाइना ने सबसे पहले एक कैंपेन शुरू करा, जिस कैंपेन का नाम था ग्रेट लीप फॉरवर्ड, ठीक है, ग्रेट लीप फॉरवर्ड नाम से कैंपेन स्टार्ट करी। इस कैंपेन को 1958 में स्टार्ट किया गया था, ठीक है, वाई माओ के द्वारा, मतलब जो उस टाइम पे वहां का मेन हेड था या मेन लीडर था, ठीक है, कंट्री का, उसने। एंड क्यों किया था, ताकि वो अपनी इकोनॉमी को क्या कर सके, मॉडर्नाइज
कर सके। ओके, अब इस कैंपेन के अंदर उसने क्या क्या किया, क्या क्या स्टेप लिए वो देखते हैं। सबसे पहला उसने क्या करने की कोशिश करी इस कैंपेन में कि जो एग्रियन सेक्टर है या एग्रियन इकोनॉमी है उसको मॉडर्न इकोनॉमी में कन्वर्ट करने की कोशिश करी। ओके, फिर दूसरा उसने लोगों को इनकरेज करा कि वो सेटअप करे इंडस्ट्रीज अपने बैकयार्ड में, ठीक, जो उनके पास खाली जमीनें वगैरह पड़ी है वहां पर वो क्या करे अपनी इंडस्ट्रीज को सेटअप करे, ठीक है, गवर्नमेंट की हेल्प से। ओके, दूसरा फिर मतलब तीसरा स्टेप के लिए इसके अंदर स्टार्ट कॉम्यून सिस्टम। अब इसके अंदर इन्हें कॉम्यून सिस्टम का भी यूज करा या स्टार्ट करा ये सिस्टम। इस सिस्टम के अकॉर्डिंग पता क्या होता है कि सभी फार्मर्स एक साथ हो जाते हैं और सभी फार्मर्स की जो लैंड होती है वो एक कलेक्टिव लैंड कहलाती है, ठीक है, और उस कलेक्टिव लैंड पे सभी फार्मर्स मिलकर क्या करते हैं अपना क्रॉप या एग्रियन, ठीक है, या एग्रीकल्चर को करते हैं। ओके, इस सिस्टम के अंदर, और ये सिस्टम हमारे जो चाइना है इसने रसिया से अडॉप्ट किया है। ओके, चलो, तो ये पहला ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन के अंदर उसने ये सब किया। अब दूसरा उसने क्या करा अपनी इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए, फिर उसने करा ग्रेट प्रोलेटेरियन, ठीक है, कल्चर रेवोल्यूशन को स्टार्ट करा 1965 में, ये भी माओ ने किया था। और इसके अंदर क्या किया गया था कि स्टूडेंट और प्रोफेशनल जो थे, हमारे स्टूडेंट और प्रोफेशनल जो थे चाइना के, वर सेंड टू वर्क, उनको कहां भेजा गया काम करने के लिए और सिखाने के लिए कंट्री साइड में, ठीक है, गांव वगैरह के इलाके में उनको स्टूडेंट और प्रोफेशनल्स को भेजा गया सिखाने के लिए, ठीक है, और काम करने के लिए। ओके, और ये ऐसा इसलिए हुआ था बेटा क्योंकि रसिया पहले क्या करता था प्रोफेशनल दिया करता था अपने, ठीक है, चाइना को, पर उसके कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स के कारण चाइना के साथ कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हुए जिस वजह से चाइना से रसिया ने अपने सारे प्रोफेशनल बुला लिए, जिस वजह से चाइना को ये करना पड़ा। ओके, अब वही अगर मैं बात करूं तीसरा स्टेप क्या करा हमारे चाइना ने, तो उसने कुछ रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करे इन चाइना 1978 के अंदर। यहाँ पे बहुत सारे रिफॉर्म्स उसने इंट्रोड्यूस किए थे, ठीक है, और उनमें से ही देखो कुछ रिफॉर्म्स जो थे वो इनिशियल फेज में किए गए थे, फिर कुछ लेटर फेज में किए गए थे। सबसे पहले मैं बात करता हूँ इनिशियल फेज में क्या करा उसने, ठीक है, क्या चेंजेस करे, क्या रिफॉर्म करे। सबसे पहला एग्रीकल्चर सेक्टर में, फिर फॉरेन ट्रेड में, फिर इन्वेस्टमेंट सेक्टर्स के अंदर उसने ये कुछ बड़े रिफॉर्म्स किए थे। देखो जैसे कि मैं एग्रीकल्चर सेक्टर का बताता हूँ कि इसके अंदर क्या करा था पता है, कि उसने जो कलेक्टिव, यहाँ पे जो कलेक्टिव लैंड बनी थी ना उसको वापस से छोटे छोटे स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था और हर एक इंडिविजुअल फार्मर्स को प्रोवाइड करा दिया गया था, ठीक, और साथ में ये भी कर दिया गया था कि जो भी फार्मर्स अपनी खेती से जो भी पैसा कमाते हैं उस पर जो एक टैक्स लगेगा वो टैक्स देने के बाद, ठीक है, जो बचा हुआ पैसा वो सारा का सारा पैसा कौन रख सकता है, किसान अपने पास रख सकता है। तो ये इसमें बहुत बड़ा बदलाव किया गया था इनिशियल फेज के अंदर। फिर यहाँ पे लेटर फेज में इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर क्या करा गया, बड़े बदलाव किए गए। यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर को बहुत ज्यादा क्या करा गया, बढ़ावा दिया गया, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन लाने की कोशिश की गई थी। ओके, अब भाई अगर मैं बात करूं फोर्थ, तो डुअल प्राइसिंग इन रिफॉर्म प्रोसेस, डुअल प्राइसिंग का भी एक पूरा प्रोसेस चलाया था हमारे चाइना ने, जिसके अंदर हमारे जो फिक्सिंग थी प्राइस को दो तरीके से फिक्स किया गया था प्राइजेस को। पहला तरीका था फार्मर्स और इंडस्ट्रियल यूनिट जो होंगी, ठीक है, उनको कोई भी चीज अगर खरीदनी है, क्लियर, ध्यान रखना, कोई भी चीज खरीदनी है, बेचनी है, अपने इनपुट्स या अपने आउटपुट, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ प्राइसिंग फिक्स्ड बाय गवर्नमेंट, तो उनको गवर्नमेंट के द्वारा जो प्राइस फिक्स किए गए हैं उन्हीं प्राइस पे खरीदना या बेचना पड़ेगा, इनपुट्स और आउटपुट को अपने, ठीक है, ये चीज किया गया था पहला प्राइसिंग। दूसरे प्राइसिंग में क्या गया, जो अदर ट्रांजेक्शन होगी, मतलब इन वाली ट्रांजेक्शनों के अलावा जो दूसरी ट्रांजेक्शन होंगी, ठीक है, उन ट्रांजेक्शन के लिए उन्हें प्राइस सेट करा कि मार्केट जो भी प्राइस तय करेगी, ठीक है, उस प्राइस पे आप इनपुट या आउटपुट को खरीद बेच सकते हो। ध्यान रखना दूसरी ट्रांजेक्शन के अकॉर्डिंग मार्केट प्राइस पे चलेगा, ठीक है। अब लास्ट पांचवों ने एक बड़ा रिफॉर्म किया जिसमें था स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ये ऐसा इसलिए किया गया था ताकि फॉरेनर इन्वेस्टर्स को क्या करा सके, अट्रैक्ट किया जा सके। इसके अंदर देखो पता क्या कर रहा था, चाइना के अंदर कुछ ऐसे एरियाज थे बेटा जो बहुत ज्यादा बैकवर्ड थे, बैकवर्ड मतलब बहुत ज्यादा पिछड़े हुए थे, बहुत ज्यादा गरीब थे, ठीक है, जहां पे बिल्कुल भी डेवलपमेंट या इंडस्ट्रियलाइजेशन था ही नहीं, ये मान लो आप चाइना के उन एरियाज में। तो उन एरियाज को चाइना ने क्या करा, एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन में डाल दिया, ठीक है, और उस स्पेशल इकोनॉमिक जोन में जैसे कि टैक्स कॉन्सेंस रखी, मतलब टैक्स पे छूट रखी, सब्सिडीज रखी ज्यादा से ज्यादा। ऐसा इसलिए किया गया ताकि जो फॉरेनर इन्वेस्टर्स हैं वो उन एरियाज में क्या करें, अपना इन्वेस्टमेंट करे, ताकि वो एरियाज भी क्या हो जाए, डेवलप हो जाए। ओके, क्लियर है। तो ये ठीक इस तरीके से चाइना ने अपने इकोनॉमी को डेवलप किया। अब वही हम बात करते हैं कि पाकिस्तान ने किस तरीके से करा, ठीक है। तो पाकिस्तान ने देखो सबसे पहले क्या करा, जब पाकिस्तान आजाद हुआ 1947 में, ठीक है, तो उसने सबसे पहला एक काम ये करा अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए कि उसने मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम को क्या करा, अडॉप्ट
करा। ओके, जिसके अंदर आपको पता ही है मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम में क्या होता है कि प्राइवेट और पब्लिक दोनों ही सेक्टर इन्वॉल्व होते हैं। ओके, फिर दूसरा उसने स्टेप लिया ग्रीन रेवोल्यूशन का। ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन का स्टेप इसलिए लिया ताकि फूड गेन्स के अंदर वो एक अपने आप में इंडिपेंडेंट बन जाए, किसी पे उसको डिपेंड ना रहना पड़े। तो इसलिए उन्हें ग्रीन रेवोल्यूशन करी ताकि फूड गेन्स के अंदर वो डिपेंडेंट ना रहे किसी पे और इंडिपेंडेंट बन जाए। ठीक, उसके बाद फिर उन्हें इंपॉर्टेंस टू रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर अर्ली इन 1917 के टाइम पर उसने पब्लिक सेक्टर के रोल को क्या कर दिया, बढ़ावा दिया। ओके, और इंपॉर्टेंस क्या हुआ, एक और इंपॉर्टेंस इन्हें क्या करी, फिर लेट 1970 में प्राइवेट सेक्टर को भी इन्हें क्या करा, बढ़ावा दिया। पहले पब्लिक सेक्टर में देखो क्या करा कि जो चीजें, जो भी कंपनी या जो भी कुछ चल रहा था उसको नेशनलाइज करा। ठीक है, अर्ली 1970 में। फिर प्राइवेट सेक्टर को लाने के लिए उन्होंने क्या करा लेट 1970 में कि उन्हीं नेशनल, ठीक है, जो नेशनलाइज किए थे ना उन्हें चीजों को, उन्हीं को वापस से डी नेशनलाइज किया गया। ठीक, प्राइवेट लोगों को बेचा गया। ओके, ऐसा करा। फिर उसके बाद फाइनेंशियल सपोर्ट मिला इसको लेट 90s में। ठीक है, 1970 के डिकेड में इसको कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट मिला बाहर के देशों से, वेस्टर्न कंट्रीज ने ज्यादातर इसको सपोर्ट करा, और साथ में कुछ वो लोग जो पाकिस्तान से कहीं बाहर जाके रह रहे थे, कमा रहे थे, उन्होंने भी अपने रेमिटेंस दे देकर इसकी मदद करी। ओके, फिर रिफॉर्म्स हुए 1988 में। ठीक है, सॉरी 1988 के अंदर और रिफॉर्म्स भी इसने कुछ करे। ठीक है, तो इस तरीके से अपने आप को पाकिस्तान ने क्या करा, डेवलप करा, अपनी इकोनॉमी को डेवलप करा। ठीक है, और इसी बीच में आपको मैं एक चीज और बता देता हूं, इसी बीच में इसको एक 1970 के डिकेड में इसको एक वॉर को भी झेलना पड़ा था। ठीक है, जिसमें इसका जो ईस्ट पाकिस्तान था, ठीक है, वो इससे अलग हो गया था और बांग्लादेश बन गया था। ओके, तो ये थोड़ी सी बात और याद रखना। ठीक, ये आप हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में भी इसके डाल सकते हो। ओके, तो फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो ये था बेटा, चाइना ने इस तरीके से डेवलप करा, पाकिस्तान ने इस तरीके से डेवलप करा। ठीक है, अपनी इकोनॉमिक को। अब हम बात करते हैं इंडिया ने किस तरीके से डेवलप करा। तो मैं आपको देखो बता देता हूं, इंडिया ने भी कुछ इसी प्रकार से अपने आप को डेवलप करा, अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट को। ठीक है, देखो जैसे कि इंडिया का पहला, इंडिया ने भी मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम ही अपनाया। क्लियर, सबसे पहले। फिर दूसरा, उसने कुछ 5 ईयर प्लान वगैरह अपनाए अपने। देन फिर उसने भी कुछ रिफॉर्म्स करे, जैसे कि लैंड रिफॉर्म वगैरह करे थे उसने। फिर उसने भी कुछ चीजों को नेशनलाइज करा, ठीक है, जैसे कि बैंक वगैरह को। क्लियर, फिर 1991 में उसने और भी कुछ, ठीक है, रिफॉर्म्स किए, जिसमें एलपीजी को अपनाया था उसने, जैसे कि आपको पता है लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन को इसने अपनाया था। तो इसी तरीके से हमारे इंडिया ने भी, ठीक है, अपनी इकोनॉमी को डेवलप किया था। ओके, तो फिलहाल यहाँ पे देखो, इंडिया का मैंने इसलिए यहाँ पे लिख के नहीं बताया क्योंकि इंडिया का इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पेपर के लिए। क्लियर, ये चाइना और पाकिस्तान का थोड़ा इंपॉर्टेंट है इसलिए। अब यहाँ पे एक छोटी सी और चीज रह गई है जो मैंने नहीं लिखी, मैं आपको बता देता हूं कि इन तीनों की, ठीक है, रिफॉर्म्स में कुछ कॉमन भी है। ठीक है, कुछ कॉमन है, मतलब इनके जो डेवलपमेंट इन्होंने किया अपना इंडिपेंडेंट होने के बाद, उसके अंदर कुछ सिमिलरिटीज है। तो वो सिमिलरिटीज क्या है, देखो सबसे पहली सिमिलरिटीज ये है कि इन्होंने एट अ सेम टाइम अपना इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना स्टार्ट किया। क्लियर, पहली सिमिलरिटी। दूसरा, तीनों ने ही सेम पाथ को अपनाया, अडॉप्ट किया। ठीक है, क्लियर, कौन सा पाथ अपनाया था, 5 ईयर प्लान्स का। ओके, ये कुछ बड़े सिमिलरिटीज है इन तीनों के रिफॉर्म्स में। क्लियर, आया समझ में। तो अगर अब इस चैप्टर में बेटा कोई भी अगर आपको डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, ताकि मैं उस डाउट को क्लियर कर सकूं। ठीक है, और बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो यार, ठीक है, तो वीडियो को प्लीज लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलना। उसको ऑल पे सेट करना भी मत भूलना, क्योंकि वीडियोस की अपडेट अप टू डेट अगर आपको चाहिए तो उसको ऑल पे सेट जरूर करना। ठीक है, और बाकी तो आपको पता ही है, गॉड्स प्लान इज बेटर देन आवर प्लान। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट चैप्टर के साथ। नेक्स्ट चैप्टर नहीं, अब हम बंसोट के साथ मिलेंगे आपके साथ। ठीक है, तो तब तक के लिए आपको बाय।